वर्षों बाद 1857 से अगर आप इसका आरंभ मान रहे हैं तो 2018 में इस पर बात करने के लिए इतनी कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके हाथ से फिसलती जा रही है, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको आप सहेज कर नहीं रख पा रहे हैं और जो नवजागरण की देन के रूप में आप जिसको जानते पहचानते आए, किस पर खतरा है, क्यों आप किसी न किसी तरह से आप आतंकित भी हैं कि वो चीज़ आपसे कहीं ना कहीं छूट रही है वर्तमान परिदृश्य में। तो हिंदी में नाम दिया रामिला शर्मा ने, वो उस तरह से अपने को स्थापित करती है। तो मेरा इस विषय से ही थोड़ा सा एक लगता है कि ये विषय जो है इसको दूसरे तरीके से रखा जाना चाहिए था। बहरहाल नवजागरण के बारे में जिस चिंता की बात मैं कर रही हूँ उसमें आप देखिए कि अभी सबसे ज़्यादा हमले, सबसे ज़्यादा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा खतरा आज जिस चीज़ को लेकर है वो अभिव्यक्ति को लेकर है। अब आपके विचारों को लेकर है, आप जिन विचारों को ठीक से जिस तरह समझते हैं, जैसे ग्रहण कर रहे हैं, उन विचारों को विवेकपूर्ण और संगत तरीके से बताना आज एक मुश्किल काम हो गया। नवजागरण पर बात करने की ज़रूरत इसलिए है जहाँ हम काम कर रहे हैं, जहाँ हम वाद विवाद कर रहे हैं, वहाँ अपने सारे संदर्भों को बातचीत को हम विवेक संगत तरीके साथ ही दूसरी चीज़ जो नवजागरण की उपलब्धि के तौर पर जिसे हम देख सकते हैं और जो चीज़ हमारे हाथ से खिसकती जा रही है वो है जितनी चर्चा स्त्री की नवजागरण के भीतर होती है। नवजागरण का पूरा आरंभिक पक्ष ही जैसे स्त्री और स्त्री से जुड़े मसलों से टकराता हुआ धर्म और अन्य परिवेश करता हुआ अपनी आकृति ग्रहण करता है। स्त्री से जुड़े तमाम पक्ष, स्त्री से जुड़ी तमाम बातें जहाँ जैसे स्त्री को उसकी पुरानी जकड़बंदियों से मुक्त करके आगे बढ़ाने की बात थी, आगे लाने की बात थी, आज फिर करने की जरूरत है। तीसरी चीज जिस शिक्षा की बात की जाती है, जिसमें स्त्री शिक्षा भी शामिल है, नागरिक शिक्षा भी शामिल है और नवजागरण का एक बड़ा पक्ष है कि वह शिक्षा को विवेकवाद से, वैज्ञानिक चेतना से जोड़ता है। आज शिक्षा के भीतर से वो तमाम चीजें धीरे धीरे ओझल करती जा रही हैं, इसलिए नवजागरण पर बात करने की जरूरत है। अगर आप नवजागरण पर केवल प्रतीकात्मक तरीके से बात करेंगे तो नवजागरण समझ में नहीं आएगा। प्रतीकात्मक तरीके से बात करने में बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारी चीज़ों को हम नजरअंदाज। संकट ये है कि हम कई तरह से नवजागरण को देखते हैं। एक तरीका आधुनिकतावादियों का भी सर बैठने डॉक्टर बताएंगे कि ज़्यादातर हिंदी में जो आधुनिकतावादी रचनाकार हैं वो नवजागरण पदवर्ग का प्रयोग नहीं करते, उससे बच के निकल जाते हैं। उसके तमाम मुद्दों को अलग अलग तरह से विवेचना के केंद्र में ले जरूर लेते हैं, लेकिन नवजागरण पदबंध यानी किसी वस्तु को उसके नाम से न पुकारना और उसके परोक्ष या उसके चतुर्दिक घेरा डालकर या उसके चतुर्दिक घूम कर में या अपनी सृजनात्मकता में इस तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते। दूसरा धड़ा अतिवादियों का, वह भी नवजागरण और उसके द्वारा अर्जित जो मूल्य है उसका सम्मान नहीं करता, उसकी प्रतिष्ठा नहीं करता। और हमारे यहाँ एक वर्ग ऐसा भी है जो नवजागरण के नायकों को सिरे से खारिज करता है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विरोधियों की कमी नहीं है बंगाल में, उसी बंगाल में जहाँ उन्होंने अपना जीवन काटा, बंगाल के लोगों की सेवा और उस समाज को ज़्यादा आधुनिक, ज़्यादा सुसंगत बनाने के लिए उसी समाज में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के मूल्यों और उनकी मूर्ति इत्यादि की
जो नवजागरण के जो प्रतीकात्मक आइकन्स हैं, जो उसके नायक रहे हैं, उन लोगों की अवमानना करता है और एक तरह से प्रतीकों को झुठलाकर नवजागरण को झुठलाना चाहता है। इसलिए जब भी हम नवजागरण पर बात करें तो प्रतीकवादी तरीके से बात न करें, गहराई के साथ बात करें, विवेचना के तमाम स्तरों को खोलते हुए बात करें और पूजा भाव से एक मूल्य के प्रति भी हमने मान लिया हिंदी में नवजागरण का, और केवल हिंदी में बल्कि तमाम दुनिया में नवजागरण का नैरेटिव इतना बड़ा है कि उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ों को समाहित करते हैं। सबसे कमतर उसकी उपलब्धियों का बखान इतना ज़्यादा है कि उसके प्रति जो आलोचना है वो उसकी होना चाहिए, उसकी जो कमियाँ हैं जिन पर बात होना चाहिए, आपकी जो गलतियाँ हैं उतने ही ताकतवर स्थिति रखते हैं जितने नवजागरण कालीन मूल्य और चेतना रखते हैं। तो उस पर भी हमारा ध्यान जाना चाहिए। उसको केवल ये कहते हैं कि नवजागरण, पुनरुत्थानवाद और पुनर्जागरण एक ही चीज़ है, गोल गोल नहीं जा सकती। ये तीनों अलग अलग चीज़ हैं, इन पर अलग से बात करनी चाहिए, इनकी वैचारिकी अलग है और इसलिए प्रतीकात्मक तरीके से नवजागरण पर बात करने की ज़रूरत नहीं है। एक दृष्टिकोण वह है जो सनातन धर्मावलंबियों का है, जो नवजागरण की तमाम उपलब्धियों को महिमामंडित करता है और कहता है कि हिंदू तो जन्म से ही प्रगतिशील, किसी अन्य तरह की प्रगतिशीलता को एक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, जन्म से ही हिंदू और हिंदू धर्म प्रगति है। और एक और दृष्टिकोण खुद हिंदी साहित्य का है, जिसको रचने वाले कोई और नहीं, रामविलास जी। रामविलास जी ने नवजागरण की जितनी व्याख्या, जितनी आलोचना और उसके साथ साहित्य के तमाम कालखंडों का संपर्क संबंध देखकर विकसित किया है और जितने विस्तार के साथ वो नवजागरण और इसके पूरी बहस के साथ चलते हैं, शायद कोई दूसरा नहीं चला है। लेकिन मुश्किल क्या है कि नवजागरण पर बात करते हुए भी रामविलास शर्मा जहाँ बंगाल और महाराष्ट्र के नवजागरण अद्भुत सा कंट्राडिक्शन पैदा करता है कि जहाँ नवजागरण नहीं हुआ, या कहे कोट अनकोट बहुत से लोग हिंदी प्रदेशों में नवजागरण का होना मानते ही नहीं, तो जो एरिया नवजागरण का क्षेत्र नहीं रहा उसकी तो खूब चर्चा है, लेकिन जहाँ नवजागरण हुआ वहाँ से संदर्भ नहीं लिए गए या बहुत बाद में लिए गए, बाद की रचनाओं में लिए गए वो संदर्भ, राजा राम मोहन राय का हो या ईश्वरचंद्र विद्यासागर का हो, वो संदर्भ बहुत बाद में रामविलास शर्मा की रचनाओं में दाखिल होता है। तो कायदे से होना ये चाहिए ज़्यादा बात की जानी चाहिए। और वैसे भी हिंदी और बांग्ला का संबंध कुछ ज़्यादा ही अंतर्क्रियात्मक रहा है। छायावाद तक उस संबंध को आप बहुत छायावाद क्यों, प्रगतिवाद तक, नागार्जुन तक, और उसके बाद भी आज भी हम में से बहुत सारे लोग बांग्ला जानते हैं और बांग्ला सीखना हमारे लिए बहुत मुश्किल की चीज़ नहीं रही है हिंदी भाषियों के लिए। तो आप हिंदी उर्दू का जो पब्लिक स्फेयर है उस पर बात कर रहे हैं, लेकिन जो बांग्ला का पब्लिक स्फेयर है और बांग्ला में जो चीज़ बन रही है उस पर आप बात नहीं कर रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा लैकुना है जो कि हिंदी नवजागरण के संदर्भ में ईश्वरचंद्र विद्यासागर या राजा राम मोहन राय अथवा दयानंद सरस्वती से जोड़कर बात बहुत कम हुई है। इस पर बहुत बात होने की ज़रूरत है। मैं वही कह रही हूँ कि प्रतीकात्मक बात होना या केवल चलताऊ संदर्भ के तौर पर बात होना बात नहीं है। और इस पर बात कम होने के पीछे जो चीज़ मुझे लगती है वो ये है कि इसमें हम सब शामिल हैं, हम यहाँ बैठे लोग भी शामिल हैं,
विश्वविद्यालय में पढ़ाने वाले हम सब अध्यापक शामिल हैं और सामने बैठा जो दर्शक समूह है ये भी जो मूलतः हिंदू सनातनी विचारधारा से बहुत दूर तक प्रभावित है। इस संरचना में दयानंद सरस्वती पर बात करना मुश्किल काम है। राजा राम मोहन राय की उपलब्धियों पर बात करना, उनके धर्म संबंधी विचारों पर बात करना, यहाँ राजा राम मोहन राय यहाँ तक कहते हैं कि धर्म अगर झूठा भी है, झूठे भी अगर धर्म की आड़ अगर कोई लेता है, एक झूठे धर्म की आड़ भी कोई लेता है तो वह भी स्वीकार्य है, बशर्ते वो वैज्ञानिक हो। यानी झूठ ही अगर धर्म को गढ़ा गया हो, नया ही हो, झूठ ही गढ़ा गया हो, वह भी स्वीकार्य। धर्म को लेकर जिस तरह से बहुत लेंथ में दूरी तक जाकर विवेचना करते हैं, हिंदी में नवजागरण पर बात करते हुए हम कितने ऐसे आलोचकों को पाते हैं जो हिंदू सनातन धर्म पर बहुत लेंथ में जाकर और उसकी बुराइयों पर लेंथ में जाकर बात करते हैं। ये एक रेयर फिनोमेना है जिस पर हमारा ध्यान जाना चाहिए। और एक और चीज़ है कि आधुनिक काल पढ़ाते समय हमारे सामने ये समस्या आती है कि विभिन्न सामाजिक आंदोलनों के साथ साहित्य के संबंध को जोड़कर देखें या ना देखें। जो रचनाकार लिख रहा है, यानी भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के रचनाकार, छायावाद के रचनाकार, ये जो लोग लिख रहे हैं, ये खुद अपना संबंध नवजागरण और नवजागरण की चेतना से स्पष्ट, ये उसमें दाखिल है, उस फेज में दाखिल है, उस विचारधारा के तहत लिख रहे हैं, लेकिन अवेयर नहीं है उससे। बहुत बार आलोचक इन रचनाखंडों का, इन कालखंडों का उस दौरान उभर रहे सामाजिक आंदोलनों से संबंध जोड़ता है और रामविलास शर्मा ये काम करते हैं, पहले ये काम करते हैं। छायावाद का संबंध स्वाधीनता आंदोलन के साथ जोड़ना, 1857 को नवजागरण का गोमुख कहना, ये कितना सटीक है, कितना गलत है, इस पर बहस हो सकती है, लेकिन इसको विचार के केंद्र में रामविलास जी ने प्रतिष्ठित किया। और यही कारण है कि चूंकि आलोचना ने रचना के सामाजिक संबंधों को, राजनीतिक उसकी जो झलकियाँ हैं उसके साथ, साहित्य के साथ अंतर संबंधों को बहुत देर से पहचाना, तो नवजागरण और उसके पुरोधाओं पर बात भी बहुत बाद में हुई। 1857 के स्वाधीनता संग्राम से साहित्यिक चेतना को जोड़कर देखने की प्रवृत्ति एकमात्र हम रामविलास जी के यहाँ पाते हैं। रामचंद्र शुक्ल भी ये काम नहीं करते। रामचंद्र शुक्ल शिक्षित जनता की चित्तवृत्तियों को साहित्य की चित्तवृत्तियों के साथ जोड़ते हैं, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक आंदोलनों के साथ साहित्य का क्या संबंध है, इस पर बहुत विस्तार से बात नहीं करते। ठीक यही चीज़ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी भी नवजागरण के साथ, नवजागरण के संदर्भ में उन पर बंगाल का और खास करके 1857 के संदर्भ में बंगाल का जो दृष्टिकोण था कि 1857 को लेकर बंगाल पक्ष में नहीं था। 1857 की जो लड़ाई थी उसमें बंगाल एक तरह से निष्क्रिय उसकी भूमिका थी और उसके तमाम जितने भी बंगला के पत्र पत्रिका उस समय प्रकाशित हो रहे थे, संवाद प्रभाकर से लेकर अन्य तमाम पत्रिकाएं, तो उनमें 1857 के बारे में नकारात्मक खबरें छपा करती थी। तो जिसको आप नवजागरण का गोमुख मानते हैं या नवजागरण का प्रस्थान बिंदु मानते हैं, उसके पहले दौर को लेकर बंगाल और बंगला के साहित्य पर असर या उसकी चर्चा, उसकी पब्लिक स्फेयर में उसकी चर्चा नहीं के बराबर थी। तो ऐसे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के यहाँ भी हिंदी नवजागरण की उस तरह से चर्चा नहीं मिलती, साइलेंट है। और इसलिए जब भी हम नवजागरण पर बात करें तो इन सारी चीज़ों को एक परिप्रेक्ष्य में रखकर समझने की कोशिश करें। चूँकि